मेरा नाम आरुषि है। यह कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती। फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन पर दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं सर में से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही विनती निकली है, भगवान ऐसा मंजर कभी किसी माँ को ना दिखाए। क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा, मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता है मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ थी। मानो मानो जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मैंने माँ की खुशी नहीं देखी थी, और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसलिए वह मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। बस इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक टीचर था। हमारी एक 3 साल की बेटी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वह भी मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम न था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप भी मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर ली, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे ही थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का था। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, वह भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति, उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजार बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराना की छोटी सी दुकान थी। एक दिन हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा यह आवाज़ तो अभिषेक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने वहां जाकर देखा तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अभिषेक तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो अभिषेक वहाँ नहीं था। अभिषेक बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। उसकी जान बच गई क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया। यह तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता, मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सकें। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तरा रसोई में ही डाल लिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही
कमरे बनवाए थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा और बेटी एक कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी तो वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया है। मैंने फ़ौरन ही अभिषेक को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुला लाओ। डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने कहा यह बेहोश हो गई है, लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छा खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब अदिति को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा तुम यह चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर चिल्लाई और कहा यहाँ से उठो, जाओ अपने कमरे में और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो तो तभी तो ठीक होगी। उसने कहा नहीं, मुझे यह चादर ज़रूरी धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से यह चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और अदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को याद कर रही थी। दूसरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहा भी मानता था। वह इस घर में अकेला ही मर्द था। वह हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे अपनी पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था इसको। खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे, पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोरी हो गई? आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब अदिति को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि वह क्या कर रही है। वह तो फिर से बेड की चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से ही देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? यह सब
क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वह ऐसा कर रही थी, और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए था तो सौतेला ही भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन पर दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती, यह सब क्या हो रहा है? एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चा पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे, यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसके चादर धोकर छत पर सुखाई। वह आसपास भी देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं रसोई की खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी कर क्या रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता ना चले नीचे वाली चादर है या नहीं। ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था, सिर्फ बच्चे ही गोलियां टॉफ़ी लेने आते थे जो 5-10 रुपये देकर चले जाते। इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताई, अभिषेक को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात बता दी तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी की भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिषेक और अदिति को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिसका मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मेरे बेटे ने कहा कि तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम यह सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे यह काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रहे थे? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? वो घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा मन खराब हो गया। मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का कि मन खराब हो गया है तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दाव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और अगर मैंने इस चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसलिए धो दी। आपको तो पता है कि कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक अभिषेक आ गया। उसने कहा कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा हाँ, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया है। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था, और मुझसे तो शाम को वह कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वह न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो मेरी बेटी कहने लगी
कि हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब मेरी तबीयत ख़राब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उनके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था, और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हैं। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला है? कहने लगे, हम तो सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागते और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हो। उनके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली आई। लेकिन मैं सोचती थी कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं यह देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नील के निशान भी थे। यह तो जख्म के निशान थे। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी है जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते थे, और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने भी नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसा सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जवान लड़का लड़की को मुझे एक साथ एक कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे ही इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अभिषेक था तो अदिति का सौतेला भाई ही। नियत बदलते देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगतों में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई सौतेला ही होता है। फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? यह मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, परेशानियां तो पैदा होंगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर ये सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं छुपकर उनकी बात सुनने लगी। उसने कहा कि यह दवाई है तुम्हारी इस परेशानी के लिए, यह दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वो गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि ये किस चीज़ की गोलियां उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी यह दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता। और यह दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने भी वह दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ ली और उसको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी वह गोलियां ख़त्म हो गई थी और एक दिन बाद फिर से वह बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से फोल्ड करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता है कि जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटे और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी।
इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। तो उसने कहा कि माँ, वह चादर कहाँ है, वह तो मैंने धोकर डाल दी है। ये कहकर वो मेरे पास से जाने लगी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो यह सब कुछ क्या है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। वो मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर में हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया के दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही नस्ली किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वही होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। इन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे हुए थे, जिसको मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हम आपको ये सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम यह सब काम कर रहे थे और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वह भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 रुपये दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वह हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगी थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी तो हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वह उनके साथ जाकर भी तो रह सकता है, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता था, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी यह सब कुछ कर लेगा। दिन भर वह बेचारा मेहनत करता था, इसलिए मैंने उसको कहा, रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने उनके बारे में सोची जिनकी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने यह बात अभिषेक को नहीं बताई। अदिति ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात पता चल गई, क्योंकि अब यह काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अभिषेक ने उस कमरे की छत डलवा दी और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही थी। मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा यह किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वह मेरे अपने थे या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और इस बात को समझते हैं कि अभी उनके मेहनत करने के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी। इस बात का उनको एहसास था और यह एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ
ठीक हो गया है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र हुआ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिर में इतना कहना चाहती हूँ, जो ऊपर वाला चाहता है होता वही है। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँओं को नसीहत करूँगी बच्चों के साथ कि इस मामले में थोड़ी एहतियात ज़रूर करें और वह गलती ना करें जो मैंने अपने बच्चों के साथ की है। मुझे दोनों को एक कमरे में रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वो हो भी सकता था, और अगर वह हो जाता सब कुछ ख़त्म हो जाता। मेरे बच्चे तो समझदार थे, शायद मेरे साथ इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी ज़िंदगी पर भी ध्यान रखें, और वह कब क्या कर रहे हैं इस बारे में पूरी जानकारी रखें, और बच्चों से प्यार करने के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी रखें, और वह क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं, इन सब बातों के बारे में उनसे जानकारी लेते रहें। और इस बात का ध्यान रखें, जब बच्चे जवान हो जाएं तो उनका बिस्तर अलग कर देना चाहिए। आपसे भी यही कहूँगी, अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।